हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 इंडियन बिलियनर्स के बारे में जिन्होंने 2022 में सबसे ज़्यादा दान किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए.एब. नायक यानी कि अनिल मनी भाई नायक जी के बारे में। इनका जन्म 9 जून 1942 में गुजरात में हुआ। अनिल मनी भाई के पिताजी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में टीचर थे। इनकी संपूर्ण पढ़ाई गांव से ही पूर्ण हुई। मैकेनिकल की डिग्री प्राप्त करने के बाद नायक जी गांव से निकलकर मुंबई शहर आ गए और नेस्टर बॉयलर्स में नौकरी की, लेकिन वे ज़्यादा दिन यहां जॉब नहीं कर पाए और उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी। फिर कुछ दिन बाद जॉब की तलाश में उन्हें एल&टी का जॉब इश्तिहार दिखाई दिया। एल&टी में इन्होंने इंटरव्यू दिया और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर 760 रुपये की नौकरी के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन इसी कंपनी के सीनियर द्वारा इंटरव्यू के दौरान इन्हें और कॉन्फिडेंट बताते हुए इनकी सैलरी 760 रुपये से घटाकर 670 रुपये कर दी गई। वह जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर रखा गया। अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 18 महीने में ही इन्होंने वर्कशॉप इंचार्ज का पद हासिल किया। आगे चलकर इनकी शादी गीता नायक जी से हुई। पारिवारिक जीवन के साथ साथ अनिल मनी भाई नायक जी अपनी कड़ी मेहनत के चलते एल&टी के सबसे यंग मैनेजर बने। 1985 में जनरल मैनेजर व 1989 में वाइस प्रेसिडेंट बने। एल&टी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देते हुए ये 1999 में एल&टी के सीईओ एंड एमडी बन गए। 2003 में इन्हें एल&टी का चेयरमैन बना दिया गया। जीवन में सफल होने के साथ साथ दान क्षेत्र में भी समय समय पर अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। 2022 में 142 करोड़ रुपए दान करने के बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा दानवीर लिस्ट में 10वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। श्री अनिल कुमार मणि भाई नायक, व्यापार एवं उद्योग। नंदन नीलेकानी जी। इनका जन्म 2 जून 1955 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इनके पिताजी मोहन राव नीलेकानी जी और माता दुर्गा जी ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सेंट जोसेफ हाई स्कूल से शिक्षा लेते हुए आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग पूर्ण की। 1978 में नंदन नीलेकानी जी ने पटनी कंप्यूटर्स ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति जी से हुई, जो सॉफ्टवेयर ग्रुप के हेड थे। इस मुलाकात के बाद से ही इन्फोसिस के सपने की शुरुआत हुई थी। 1981 में ये सपना पूरा होना शुरू हुआ और $250 की इन्वेस्टमेंट से इन्फोसिस की शुरुआत की गई। इन्फोसिस को सफल बनाने में नंदन जी की विशेष भूमिका रही है और इन्फोसिस से नीलेकानी जी की पदोन्नति भी समय समय पर होती रहती थी। 1991 के बाद इन्फोसिस को विदेशों तक पहुंचाने में भी नंदन जी की विशेष भूमिका रही है। 11 मार्च 1999 को इन्फोसिस को नास्डाक पर लिस्ट किया गया, जो भारत की पहली कंपनी थी जो नास्डाक पर लिस्ट हुई। नंदन जी की मेहनत और काबिलियत ने इन्फोसिस का रेवेन्यू 2007 तक $3 बिलियन तक पहुंचा दिया। 2009 में नंदन जी ने इन्फोसिस से रिजाइन कर यूआईडीआई के चेयरमैन बन गए और जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं वो भी नंदन जी द्वारा डिजाइन किया गया है। बहुत से क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के साथ साथ दान क्षेत्र में भी विशेष भूमिका निभाते रहे हैं नंदन जी। 2022 में नीलेकानी जी द्वारा 159 करोड़ रुपए दान किए गए।
जिसके कारण वे 9वें स्थान पर सबसे ज़्यादा दानवीर लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। I was born here in Vanivilas Hospital. My father was a textile mill manager in a mill called Minerva Mills, which is on Magdi Road. And today I live in Koramangala. And in between, I've lived both in Jayanagar and in BTM layout. Well, actually, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12. And then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties and he had to keep finding new jobs time on. And therefore, he said for the stability of my education, he put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents. And then I wanted very much to go to IIT because I felt that was the best way for me to go ahead. Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT, and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT. After IIT, I spent a few years working in a software company, and then I met a fine bunch of people, and we co-founded Infosys in 1981, and I was there for almost 30 years. अनिल अग्रवाल जी, इनका जन्म 24 जनवरी 1954 को बिहार के पटना में हुआ था। अनिल अग्रवाल जी के पिताजी एल्युमिनियम कंडक्टर का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। 15 वर्ष की उम्र में ही अनिल अग्रवाल जी अपनी पढ़ाई पूर्ण ना करते हुए अपने पिताजी के साथ कारोबार में लग गए थे। लगभग 4 साल काम करने के बाद अनिल अग्रवाल जी मुंबई चले गए और वहाँ कई लोगों से मिले, जहाँ उन्होंने अपना बिजनेस डिस्कस किया, जैसे इन्वेस्टमेंट, स्कोप, रिटर्न, बैंक लोन इत्यादि। काफ़ी सोच विचार के बाद 1976 में इन्होंने कॉपर वेस्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अलग अलग राज्यों से कॉपर वेस्ट इकट्ठा करके लाते थे और मुंबई में बेचते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी कंपनियां बनानी शुरू की, जैसे शमशेर स्टेरलिंग कॉरपोरेशन, स्टारलाइट इंडस्ट्री इत्यादि। 1993 में इन्होंने कॉपर सेमिलेटर एंड रिफाइनरी कंपनी शुरू की। दिन प्रतिदिन कारोबार को बढ़ाते हुए अनिल अग्रवाल जी कंपनियां खरीदते रहे और लंदन तक भी कारोबार को फैलाया। लंदन में ही इन्होंने वेदांता ग्रुप की भी शुरुआत की थी और अमेरिका में भी अपना बिजनेस फैलाया। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और पावर जनरेशन के क्षेत्र में अपने बिजनेस को लगातार फैलाते रहे और अमीर व्यक्तियों में शामिल हुए। अमीर बनने के साथ साथ दान क्षेत्र में भी इनकी काफ़ी रुचि रही है। 2022 में लगभग 165 करोड़ रुपए दान किए और 8वें स्थान पर हैं। गौतम अडानी जी। गौतम अडानी जी के फर्श से अर्श तक का सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। इनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ था। पिताजी का एक छोटा सा काम था जो कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा था और परिवार में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी, जिसके चलते अडानी जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर कम उम्र में ही बड़े शहर मुंबई आ गए।
जहां शुरुआत में काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें एक हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। लगातार 3 साल तक काम करने के बाद इन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया और जवेरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने कारोबार में 4 चांद लगा दिए। इनके भाई द्वारा इन्हें अहमदाबाद बुलाने के बाद वाकई में इनकी किस्मत चमक गई। अहमदाबाद पहुंचने के बाद इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम आगे चल के अडानी इंटरप्राइजेज कर दिया गया। फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाज़ार में लिस्ट कर दिया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी जी खुद को ग्रोथ देते हुए लोगों की रसोइयां तक पहुंच गए। जनवरी 1999 में फॉर्चून ऑयल कंपनी की शुरुआत की। फॉर्चून ऑयल आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुका है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी 2017 में सोलर पैनल व हवाई अड्डे की देखरेख की जिम्मेदारी उठाई हुई है। जिंदगी में सफलता हासिल करते हुए दान क्षेत्र में भी विशेष भूमिका निभाई है। 2022 में लगभग 190 करोड़ रुपए दान किए गए और 7वें नंबर पर अडानी जी ने अपनी जगह बनाई। श्री NS पार्थसारथी ने 1983 में ब्रिटिश पिलानी से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1984 में IIT खड़गपुर भारत से कंप्यूटर विज्ञान में M.Tech की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्डवेयर बिजनेस स्कूल से 2010 में एक उन्नत प्रबंधक कार्यक्रम किया है। वह एक नई पीढ़ी की IT सेवा कंपनी माइंडट्री लिमिटेड के सह संस्थापक, अध्यक्ष, COO और बोर्ड सदस्य हैं। श्री पार्थसारथी ने अपने करियर की शुरुआत विप्रो में R&D में की, जहां उन्होंने विभिन्न तकनीकी भूमिकाएं निभाई। विप्रो में 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर माइंडट्री लिमिटेड की शुरुआत की। 16 वर्षों की छोटी सी अवधि में माइंडट्री ने एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है, जैसा कि कई कोणों से देखा गया है। राजस्व शून्य से बढ़कर लगभग $715 मिलियन हो गया। वैश्विक स्तर पर 16,000 से अधिक के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित हुए, जिनमें से अधिकांश के साथ भारत में 7वीं सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया था और कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के उच्च मानकों के लिए जाना जाता था। माइंडट्री को मार्च 2007 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था और इसका वर्तमान बाजार पूंजीकरण लगभग है US $1.7 बिलियन। उसका दृढ़ विश्वास है कि कल के इंजीनियरों को एक अलग मानसिकता रखने की जरूरत है और यह हासिल करने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से भुवनेश्वर में माइंडट्री के लिए एक ग्लोबल लर्निंग सेंटर स्थापित करने में शामिल रहेंगे, तो कल के इंजीनियर बनने के मामले में अपनी तरह का एक। इसके अलावा वह माइंडट्री फाउंडेशन माइंडट्री की CAR शाखा में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों का ध्यान केंद्रित कर रहा है और पहले से ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल चुका है। माइंडट्री फाउंडेशन के फोकस क्षेत्र है प्राथमिक शिक्षा, आजीविका और अलग अलग लोगों की मदद करना। उद्यमिता की श्रेणी में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार श्री NS पार्थसारथी को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। श्री NS पार्थसारथी ने अपनी उपलब्धियों से संस्थान का नाम रोशन किया है। जिंदगी में सफल होने के साथ साथ पार्थसारथी ने दान क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है और 2022 में लगभग 213 करोड़ रुपए दान करके अपना स्थान 6ठे नंबर पर नामांकित किया है।
सुष्मिता एंड सुब्रतो बागची। सुब्रतो बागची का जन्म 31 मई 1957 में हुआ था। इनके पिताजी माखन गोपाल बागची और माताजी का नाम लेबोन्या प्रभा बागची है। उत्कल यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक साइंस पूर्ण किया और 1974 में भारतीय पैराशूट रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग भी किया है। 1975 में रिपब्लिक दिवस पर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर द्वारा अवार्ड भी दिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई छोड़ने के बाद 1976 में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में अपना काम शुरू किया। 1977 में मैनेजमेंट ट्रेनर क्वालिफाई करने के बाद 1981 में कंप्यूटर इंडस्ट्री में प्रवेश किया। कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। संघर्ष से भरी जिंदगी के साथ आखिरकार 2010 में इन्हें चेयरमैन टू द बोर्ड के लिए अपॉइंटेड किया गया। 1 अप्रैल 2012 को अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और 1 मई 2016 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर कैबिनेट मंत्री के पद व उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की भूमिका निभाई। ये व्हाइट स्वेन फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। अपनी मेहनत और लगन से दुनिया भर में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई और दान क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमाया। 2022 में इन्होंने दान क्षेत्र में लगभग 213 करोड़ रुपए दान किए और सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्तियों में 5वें नंबर पर हैं। कुमार मंगलम बिरला। आज से 25 साल पहले कुमार मंगलम बिरला जी को कोई दूर दूर तक नहीं जानता था, लेकिन आज के समय कुमार मंगलम बिरला भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। इनका जन्म 14 जून 1967 को हुआ था और आज के समय में एक बहुत बड़े उद्योगपति कहलाते हैं। पिताजी आदित्य बिरला के देहांत के बाद महज 28 साल की उम्र में मशहूर आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुमार मंगलम बिरला जी ने अपनी काबिलियत, समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए बिरला ग्रुप की ग्रोथ को 20 गुना तक बढ़ा दिया और कई नए क्षेत्रों में भी कंपनी का विस्तार किया। भारत के अलावा बिरला ग्रुप का कारोबार लगभग 40 देशों में फैला हुआ है। बिरला ग्रुप में लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। कुमार मंगलम बिरला जी को बहुत से अवार्ड भी दिए गए हैं। कुमार मंगलम बिरला जी ने अपनी काबिलियत से बिजनेस को ग्रोथ देने के साथ साथ दान क्षेत्र में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। वे समय समय पर दान क्षेत्र में काफ़ी योगदान देते रहते थे। 2022 में इन्होंने लगभग 242 करोड़ रुपए दान किए हैं और सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्तियों में चौथे स्थान पर हैं।
मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी को आज के समय में कौन नहीं जानता। मुकेश अंबानी जी का नाम आज के समय में हर व्यक्ति की ज़ुबान पर है। मुकेश अंबानी जी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमुना के एडम शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम धीरूभाई अंबानी है, जो कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। उनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी था। मुकेश अंबानी जी अपनी शिक्षा पूरी करके अपने पिता के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे। धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे उनके बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन दोनों बेटों में ज़मीन को लेकर वाद विवाद चलता रहता था। 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद यह विवाद और ज़्यादा बढ़ गया और बात बंटवारे तक पहुंच गई। इस बंटवारे के चलते अनिल अंबानी को सभी नई कंपनियां मिली और मुकेश अंबानी जी को सभी पुरानी कंपनियां मिली। इन सभी पुरानी कंपनियों को ग्रोथ देने में मुकेश अंबानी जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मुकेश अंबानी जी अपनी सभी कंपनियों को ग्रोथ देने के लिए दिन रात संघर्ष करने लगे और 2015 में इन्होंने जियो लॉन्च किया, जिसने पूरी टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा दिया। इसी के चलते मुकेश अंबानी दिन प्रतिदिन अमीर होते चले गए। आज के समय में मुकेश अंबानी जी लग्जरी लाइफ जीने के साथ साथ एक दानवीर भी हैं। हाल ही में 2022 में मुकेश अंबानी जी ने लगभग 411 करोड़ रुपए दान किए हैं। 2022 में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्तियों में मुकेश अंबानी जी तीसरे स्थान पर हैं। अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी को भारत का बिल गेट्स भी कहा जाता है। अजीम प्रेम जी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और विप्रो कंपनी के चेयरमैन भी हैं। अजीम प्रेम जी 2018 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से दूसरे स्थान पर हैं, इसीलिए इन्हें भारत का बिल गेट्स भी कहा जाता है। अजीम प्रेम जी अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान कर देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 में मुंबई के शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम अजीम हाशिम प्रेम जी है। अजीम प्रेम जी ने सन 1966 में अपने पिता के देहांत के बाद बिजनेस क्षेत्र में कदम रखा और अपनी शिक्षा भी पिताजी के देहांत के बाद अधूरी रह गई। कारोबार को संभालते हुए 1977 में अजीम जी ने अपने पिता की कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड रख दिया, जो अजीम प्रेम जी की खुद की कंपनी कहलाती है। 1980 में आईटी सेक्टर की तरफ रुख करते हुए उन्होंने फिर से कंपनी का नाम बदला और विप्रो लिमिटेड रख दिया। अमेरिकी कंपनी सेंटिनेल कंप्यूटर्स कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाना शुरू किया। अजीम प्रेम जी की लगन और मेहनत रंग लाई और 1999 से 2005 तक विप्रो लिमिटेड ने काफ़ी तरक्की की और अजीम प्रेम जी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अजीम प्रेम जी बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े दानवीर भी हैं और उन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिलते रहते हैं। 2022 में अजीम प्रेम जी ने लगभग 484 करोड़ रुपए दान किए हैं, जो 2022 में सबसे ज़्यादा दान करने वाली सूची में दूसरे स्थान पर अपनी जगह
बना चुके हैं। शिव नाडर जी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। शिव नाडर जी का जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के एक शहर धीरुचांदू में हुआ था। शिव नाडर जी एक बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ HCL कंपनी के फाउंडर भी हैं। शिव नाडर जी को उन महान व्यक्तियों में भी गिना जाता है जिन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। शिव नाडर जी भारत के तीसरे सबसे बड़े अमीरात भी है। लेकिन जहां 2022 में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्तियों की बात आती है तो नाडर जी का स्थान सबसे ऊपर यानी कि पहले नंबर पर है। 1967 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपने करियर की शुरुआत पुणे में स्थित कॉपर इंजीनियरिंग कंपनी से की, जहां से उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। लेकिन उनका सपना अपनी खुद की कंपनी बनाना था, ना कि किसी दूसरे की कंपनी में काम करना। इसी सपने को लेकर इन्होंने दिल्ली में अपने 6 दोस्तों से मुलाकात की और 1975 में अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम था माइक्रोकॉप। आगे चलकर 11 अगस्त 1976 में इन्होंने माइक्रोकॉप को बेच दिया और नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम HCL रखा। HCL का पूरा नाम हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। आज के समय में HCL भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक है। लगभग 50 कंपनी तक HCL का कारोबार है। लगभग 50 कंट्रियों तक HCL का कारोबार है और लाखों लोग HCL में काम कर रहे हैं। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शिव नाडर जी ने 2022 में लगभग 1661 करोड़ रुपए दान किए हैं और ये एक बहुत बड़ा दान है जिसके चलते शिव नाडर जी को सबसे ज़्यादा दानवीर सूची में पहले नंबर पर स्थान मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जुड़े रहिए खबरें ऑनलाइन से ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।